हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो अभी तक हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने देखा था बेसिक्स, उसमें वर्किंग वगैरह हमने देखा। सेकंड में हमने उसका देखा था मूविंग आयरन का, पहले में कंस्ट्रक्शनल डिटेल वगैरह देखा था। सेकंड में हमने उसका वर्किंग वगैरह समझा विद द डायग्राम, टॉर्क इक्वेशन, ये सब देख लिया हमने, है ना। अभी तक हमने ये सब देख लिया, टॉर्क हो गया, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम हो गया, वर्किंग हो गया, सब चीज जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपके लिए सब चीज देख लिया। अभी हम लोग ना इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या एरर होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, और रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एरर कैसे आता है और उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। ये सब चीज हम लोग देखेंगे अभी इस मूविंग आयरन में के इस लेक्चर में, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं एई के लिए, जेई के लिए, है ना, कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, तो जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो डिस्कस किए जाते हैं, आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को भी बताया जाता है। तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में जिन लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं टेक्निकल की, ठीक है। चाहे यूपीपीसीएल हो या कोई भी अदर एग्जाम के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, कुछ भी हो, वहां पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ग्रुप में जाना है। फेसबुक ग्रुप हमारा बना हुआ है, चैनल के नाम से बना हुआ है, वहां पे जाना है, वहां पे आप ऐड हो जाइए ग्रुप में। इनवाइट हम लोग इनवाइट भी करते रहते हैं, या आप डायरेक्ट जाकर वहां पे आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो अप्रूवल हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो क्या वहां पे जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड टॉपिक है वो सब डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक। और जो भी जॉब नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज वहां पे डाली जाती है, तो आपके लिए यही है वो ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मूविंग आयरन, ठीक है। कैसे इसका रेंज को एक्सटेंशन करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इसमें होने वाले एरर्स के बारे में भी हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, मूविंग रेंज को ना, ये मूविंग आयरन को ना एज एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली बात तो इसको आप एज एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। ये एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। एम मीटर का जो रेंज होता है, एक्सटेंशन के बाद ना, स्टार्टिंग का रेंज तो कम होगा, एक्सटेंड इसको मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 50 एम्पियर तक के मेजरमेंट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। 50 एम्पियर मतलब एक्सटेंड करने के बाद, मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद आप 50 एम्पियर करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाएगा कॉइल में, और उससे फिर हीट क्रिएट करने लगेगा, और उससे ज्यादा करंट को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हाई करंट पे फिर क्या होगा, जान रहे हो आप क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो, ठीक है, डैमेज होगा, सिंपल सी बात है। तो 50 एम्पियर तक के रेंज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है। 50 एम्पियर मैक्सिमम रेंज है एक्सटेंशन के बाद भी। और वोल्ट मीटर जो होता है, इसका जो रेंज होता है, यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूं तो 750 वोल्ट तक इसको आप यूज कर सकते हैं। और बेटा इससे ज्यादा यूज करना है तो सिंपली हम लोग क्या लगाते हैं, सीटी और पीटी यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जब आप सीएसईबी वगैरह जाते हैं तो वहां पे लगा रहता है, सब लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, तो एवरीबॉडी नो व्हाट इज द सीटी, व्हाट इज द पीटी, राइट। तो ये सब चीज है, सीटी पीटी वगैरह के बारे में हम लोग बात कर ले। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ रेंज, अब दो तरीका, एम मीटर भी बना सकते हो, वोल्ट मीटर भी बना सकते हो। लेट सपोज मैं एम मीटर की बात कर रहा हूं, इसको मैं एम मीटर की तरह यूज करना चाहता हूं, तो आपको ना जब इसको एम मीटर की तरह यूज करना है तो कुछ आपको ना एक ही इंस्ट्रूमेंट को, यदि आपके पास मूविंग आयरन है ना, तो उसी को एम मीटर वोल्ट मीटर की तरह हम लोग यूज कर तो सकते हैं। लेकिन ना जब स्पेशली आप प्रैक्टिकली बात करोगे ना, थ्योरेटिकल कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली आप बात करोगे ना तो दोनों में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस भी आता है, ठीक है। यदि आपको एम मीटर की तरह यूज करना है तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, आप जानते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ना आप लेंथ को क्या करोगे, कम रखोगे, और थिकनेस को ज्यादा रखोगे। डायमीटर जो वहां पे कॉइल यूज करोगे उसका थिकनेस जो है वो ज्यादा रहेगा, ये पूछा जाता है। और वोल्ट मीटर की तरह यूज करोगे ना तो नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा रखोगे, इससे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और थिन वायर का रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट ऐड कर लीजिए आप वहां पे, ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। तो यहां पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, पहली बात तो इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात थिकनेस, हाई थिकनेस हम लोग यूज करते हैं, मोटा वायर यूज करते हैं। यहां पे कैसा वायर यूज करेंगे, हाई थिकनेस वायर, राइट। ये हो गया। वोल्ट मीटर की रेंज की बात करूं मैं तो नंबर ऑफ टर्न्स मोर रहेगा, मोर नंबर ऑफ टर्न्स,
ठीक है, ये हो गया। एंड दूसरी बात और मैं यहाँ पे आपको बताऊं, नंबर ऑफ टर्न्स की मैंने बात किया तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा रहेगा। एंड थिकनेस कैसा रहेगा, थिन रहेगा। थिन वायर आप यूज करोगे यहाँ पे। किस टाइप का वायर यूज करोगे, थिन वायर, पतले वायर यूज करोगे। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मीन्स मैं सिंपल बोलूं तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। इसका मतलब L ज्यादा रहेगा आपके पास, यहाँ पे एरिया उसका थिकनेस कम है, मतलब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज्यादा रहेगा। तो कुल मिला के इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए वोल्टमीटर में। और यहाँ पे मैं बात करूं नेक्स्ट, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। एरिया को ज्यादा रखना है, लेंथ को कम रखना है, जिसके कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो कुल मिला के इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो ऐसा आप कुछ बनाते हो, इसलिए थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस आ जाता है दोनों में। बाकी है वही चीज, कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस आ जाएगा बेटा बस, ठीक। और ये आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है ना, इट मेजर आरएमएस वैल्यू। थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, यदि एमीटर की तरह आप यूज करते हो, और आपके पास मान लो कोई हाफ वेव है, तो हाफ वेव सिग्नल के लिए ये क्या वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, पहले बताइए। थोड़ा सा मैं इधर जस्ट डिस्कशन कर लेता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक में आऊंगा। ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारे पॉइंट को। यदि आप हाफ वेव सिग्नल को मान लो मेजरमेंट करना चाहते हो, हाफ वेव करंट को मेजरमेंट करना चाहते हो, तो हाफ वेव के लिए जो करंट का जो मेजरमेंट रहेगा वो कितना होगा बेटा, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। हाफ वेव के लिए ये देखो ऐसे टाइप का आपके पास रहेगा, तो ये मान लो आपके पास करंट है और ये आपके पास टाइम है, तो इस हाफ वेव के लिए कितना रहेगा आपका वैल्यू, मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू I मैक्सिमम बाई 2, ठीक है। और फुल वेव है आपके पास, फुल वेव सिग्नल है या फुल वेव करंट है, मान के चलो फुल वेव करंट, तो इसके लिए IRMS का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे। फुल वेव के लिए IRMS का वैल्यू होगा I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट 2, तो इसको मेजरमेंट करेगा। तो फुल वेव के लिए यदि आप बनाना चाहोगे यहाँ पे तो क्या होगा, बनाओ ना। फुल वेव के लिए आप बनाना चाहोगे तो बेटा बना लो, इसके लिए भी ऐसे देखो ये ठीक है। और साइनोसॉइडल के लिए, चलो साइनोसॉइडल भी पूछ दिया, तो साइनोसॉइडल के लिए क्या करोगे, तो साइनोसॉइडल अब तो जानते हो IRMS साइनोसॉइडल का कितना होता है बताओ ना, I मैक्सिमम बाई रूट। तो ऐसे ना बहुत टाइप का सिग्नल होता है बेटा, ऐसे बहुत टाइप का आपके पास सिग्नल होता है। आपको रेक्टेंगुलर पूछा जा सकता है, आपको वहां पे क्या पूछा जा सकता है, ट्रायंगुलर पूछा जा सकता है, सॉ टूथ पूछा जा सकता है। तो सब का ना आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला लिख देना आप, हाफ वेव फुल वेव सबका आरएमएस का वैल्यू लिख देना, और वही करंट उसी को मेजरमेंट करेगा फिर जो भी यहाँ पे आप यूज करोगे वो। बात क्लियर हो गई। तो अब क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, बस ये आरएमएस वैल्यू हाफ वेव और फुल वेव को चेंज कर करके, इनपुट को चेंज कर करके, तो बहुत तरीके से यहां से फ्रेम किया जा सकता है। समझ गए ना आप यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये तो हो गया मेरा इनपुट वैल्यू ऑफ करंट के बेसिस पे, ठीक है। डिफरेंट वेव फॉर्म लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। देखो इसलिए तो नेटवर्क को पहले पढ़ते हैं ना, ताकि ये सब फंडामेंटल क्लियर रहे। तभी तो मैं BEE में ये सब पढ़ाया हूं ना, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा, हाफ वेव का क्या होगा, फुल वेव का क्या होगा, रेक्टेंगुलर का क्या होगा, है ना। ये सब इसलिए वहां पे पढ़ाया गया है, अभी नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। ये आरएमएस निकालने आना चाहिए, ठीक। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ रेंज में, मूविंग आयरन का एक्सटेंशन ऑफ रेंज में क्या प्रॉब्लम आता है। लेट सपोज आपके पास मूविंग आयरन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मूविंग आयरन है, ये मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन है तो इसका मतलब इसका वाइंडिंग होगा। आप जो कॉइल यूज किए हो ना, आप देख रहे थे मीटर वहां पे, तो मैं उसमें कॉइल यूज किया था जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N था। अब कॉइल यूज किए हो तो वहां पे उसका इंपीडेंस होगा मीटर का, वो कितना होगा, ZM होगा। और ZM इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, RM प्लस JXM होता है कि नहीं, इंडक्टेंस। उसका टोटल इंपीडेंस जो होगा वो RM प्लस JXM, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस, इतना होगा कि नहीं। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का भी फंक्शन है। डीसी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एसी दोगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा, है ना। उसी को समझना है आपको, ठीक है। तो ये मेरा मान लो मूविंग आयरन है, ये मूविंग आयरन है, तो उसका जो कॉइल होगा उस कॉइल का इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस कितना होगा, RM प्लस JXM, ठीक। अब लेट सपोज इसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को मैं कनेक्ट करता हूं डीसी से, और डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप जानते हो। देखो ये कैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां पे मेरे पास क्या है बताओ, मेरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, तो बताओ उसका क्या है, इंपीडेंस है, तो ये उसका रेजिस्टेंस हो गया,
ये, और ये उसका इंडक्टेंस हो गया, और ये मेरा लोड हो गया। ये देखो लोड, ये दिख रहा है ना, ये लोड। चलो अब इस मूविंग आयरन को, या फिर इसको ऐसे बना लो ना, क्या दिक्कत है, ये मूविंग आयरन है ये, तो इसका क्या है Rm है, और इसका क्या है Lm है। जैसे ही आप यहाँ पे डीसी देंगे, लेट सपोज यहाँ पे हम लोग दे दिए डीसी, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, डीसी देंगे तो इसका जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा। डीसी पे आपका इंडक्टेंस कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हर भैया हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट नहीं पढ़ेंगे अभी, यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडक्टर स्टेडी स्टेट के केस में कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब जैसे डीसी हम लोग यहाँ पे दिए, तो जो भी आपका इंडक्टर था कॉइल में वो शॉर्ट हो गया, इसका मतलब केवल Rm यहाँ पे शो करेंगे। तो आपके केस में तो ये सिंपल है, जैसे मैंने आपको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में बताया था, ये कोई मैग्नेट कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी है ना, जब उसको आप डीसी देते थे तो उसमें कोई इंडक्टेंस का फंक्शन ही नहीं आता था, इसका मतलब उसमें कोई फ्रीक्वेंसी एरर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो केवल डीसी पे वर्क करता था। बट इट वर्क ऑन एसी, यहाँ पे डिफरेंट ना एसी सप्लाई आपको दिया जाएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का। तो आप मान लो इसको एक फ्रीक्वेंसी के लिए आपने सेट कर दिया है, और दूसरा टाइप का इनपुट लेके आएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, और उसको आप मेजरमेंट करना चाहोगे, तो इट शो द एरर, ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो उस एरर को मैं क्या बोलूंगा, उस एरर को मैं फ्रीक्वेंसी एरर बोलूंगा। सेम इनपुट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मेजर करना, तो इसके कारण जो एरर आएगा, सच एरर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एरर, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी एरर यहां पे अब होगा, परमानेंट मैग्नेट में नहीं हो रहा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई फंक्शन ही नहीं था, राइट। अब यहां पे आप एसी दे रहे हो तो एसी में फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी एरर होने वाला है, इतना क्लियर है, समझ लो, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग, ये तो डीसी है, तो डीसी में एक्सटेंशन ऑफ रेंज तो इजी है ना। मान लो आपके पास ये मीटर का कोई रेजिस्टेंस था बेटा, ये मीटर का कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस Rm है, मीटर रेजिस्टेंस। अब इसका रेंज को आप एक्सटेंड करते थे तो शंट लगा देते थे, ऐसा करके ये हो जाता था RSH, और ये RSH की वैल्यू कितना होगा आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर लेते थे, Rm डिवाइडेड बाई m-1 से कर लेते थे, वेयर m इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, m इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते थे आप, m इज इक्वल टू क्या लिखते थे, I डिवाइडेड बाई Im, ये लिखते थे कि नहीं। तो यहां पे ये सब चीज डीसी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डीसी के लिए आपका mi का जो एक्सटेंशन ऑफ रेंज का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है जैसे आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के लिए करते थे, और वही वोल्ट मीटर के लिए भी सेम है। तो मैं वोल्ट मीटर भी अब डिस्कस नहीं करूंगा, डीसी के लिए तो सेम हो गया दोनों, एक्सटेंशन ऑफ रेंज एमआई ले लो या पीएमएमसी ले लो, फॉर डीसी सेम है, वैसी करना है बिल्कुल जैसे आप पीएमएमसी में किए हो, तो अलग से नहीं बताएंगे उसको। आप इतना क्लियर हो गया भाई, डीसी के लिए क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ना एसी की, चलो एसी की बात करेंगे। अब एसी सप्लाई देंगे यहाँ पे, अब क्या होगा मुझे बताना। तो अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई दूंगा मैं इसको, अब एसी सप्लाई दूंगा तो इंडक्टेंस अब शॉर्ट तो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट कैसे होगा इंडक्टेंस, वो तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है ना। तो अब देखो जैसे ही मैंने एसी सप्लाई दिया यहाँ पे, तो ये जो है अब इसमें इंडक्टेंस जो है अब यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये मेरे पास Lm है, राइट, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ये इंपीडेंस शो करेगा, पहले से मेरा इंपीडेंस अब बढ़ गया, ये देखो Zm हो गया। और यहां से अब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे। लेट सपोज यहां पे मैं करंट कंसीडर कर लेता हूं, इस पॉइंट पे ये जो करंट है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ का करंट मेरे पास कितना है ISH, यहाँ पे करंट कितना है बोलो ना IM। तो इस कंडीशन में पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच, मतलब यहाँ का वोल्टेज इस ब्रांच के वोल्टेज के इक्वल के बराबर होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास, लिखो इसको RSH इंटू ISH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, Rm इंटू, अब Lm तो नहीं लिखूंगा, उसको क्या के फॉर्म में लिखूंगा मैं, Rm इंटू Zm, सॉरी यहां पे करंट क्या है Im, तो Im या Zm इंटू Im लिखूंगा मैं। ये देखो यहां का वोल्टेज इक्वल है यहां का वोल्टेज का, तो RSH इंटू ISH इज इक्वल टू Zm इंटू Im।
और इसको मैं लिखना चाहूंगा ISH के टर्म में, तो दिस इज माई ISH और ये मेरे पास हो गया IM इज इक्वल टू ISH अपॉन IM इज इक्वल टू ZM अपॉन RSH, ये ZM अपॉन RSH। अब देखो इन दोनों करंट का जो रेशियो है, इन दोनों करंट का जो भी रेशियो है वो आपका फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। कैसे? यहां पे देखो, यहां पे आपका ZM है और ZM इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे RM प्लस अंडर रूट में ले लो, चलो मैग्नीट्यूड RM का स्क्वायर प्लस J ओमेगा या फिर J मैग्नीट्यूड के फॉर्म में J नहीं लगेगा 2 पाई एफ एल एम, ये लिखोगे ना। ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है नीचे में। इसका मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हो, इनपुट को आप चेंज करते हो, सेम इनपुट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला लेते हो ना, तो यहाँ पे आप जो शंट यूज किया रहोगे उसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। आप तो उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सेट करके रखे थे, लेकिन अब अलग इनपुट लेंगे यहाँ पे, तो वहां पे उसके कारण यहाँ पे इंडक्टेंस ये चेंज होगा, एलएम की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी के कारण चेंज होगा, यहाँ का इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। तो अब यहां पे जो शंट यूज किए रहोगे कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपका चेंज होगा। अब उस रेंज के लिए फिर से वैलिड नहीं होगा जिस रेंज के लिए आपने सेट किया था। तो अब आपका मामला बिगड़ रहा है बाबू, यहां पे समझ में आ गया। तो इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी एरर। इसी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी एरर बोला जाता है कि डिफरेंट सेम इनपुट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सेम इनपुट पे को मेजर करने के कारण जो एरर आ रहा था, उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी एरर। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इनपुट को हम लोग मेजरमेंट करना चाहते थे इस इंस्ट्रूमेंट के, तो उसके कारण एरर आ रहा था, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एरर बोल दिए। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे बताओ ना, आप खुद बताओ। ऐसे कुछ करो इसमें कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ही ना पड़े, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बना दो। तो क्या करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए? कैसे बनाएंगे बताओ आप। तो आप मुझे एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे बनाना है, तो क्या मैं यहां पे भी कुछ इंडक्टर लगा दूं? तो कुछ मतलब कितना लगाऊंगा भी बताऊंगा, उसी को निकालना है कि कितना लगाना है। चलो सम अमाउंट ऑफ इंडक्टर मैं वहां पे कमेंट कर देता, यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। कुछ इंडक्टर मैं लगा देता हूं, चलो देखते हैं कितना लगाना है, बाद में पता चलेगा, अभी लगाता हूं, उसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितना लगाना है। ये चलो यहां पे मैंने लगा दिया, ये क्या है मेरा LSH है, समझ में आ गया, लगा दिया। अब देखो अब कितना है, अब बताओ मुझे। तो यहां का जो वोल्टेज है कितना है बताओ ना, IM इंटू ZM, और यहां का वोल्टेज कितना है ये भी बताओ। यहां का वोल्टेज कितना है? ISH इंटू ZSH, होगा कि नहीं? क्लियर होगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो? लिखो ISH डिवाइडेड बाई IM, ISH डिवाइडेड बाई IM इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाई व्हाट? ZSH। ये होगा इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाई ZSH। और ZM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ इंपीडेंस ऑफ मीटर इंपीडेंस, क्या लिख सकते हैं बोलो? तो ये हो जाएगा मेरे पास ISH डिवाइडेड बाई IM इज इक्वल टू ZM को मैं क्या लिख सकता हूं? लिखो RM का स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा? 2 पाई एफ एल एम का स्क्वायर, ये होगा डिवाइडेड बाई, यहां पे बोलो ना, यहां पे भी तो क्या होगा? यहां पे भी होगा RSH का स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ LSH का स्क्वायर, होगा कि नहीं? इतना क्लियर। और यहां से मैं RM का स्क्वायर और RSH के स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? चलो करते हैं। तो ये मेरे पास है ISH IM इज इक्वल टू RM स्क्वायर को मैं रूट के बाहर निकालूंगा, तो रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? RM आएगा। तो ये मेरे पास आ गया RM, तो यहां पे क्या बच गया? 1 रूट के अंदर, बेटा रूट के अंदर क्या बच गया? 1 प्लस, और यहां से तो RM का डिवीजन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई एफ एल एम डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? RM का होल स्क्वायर, इतना होगा डिवाइडेड बाई, होगा कि नहीं? चेक करो, होगा ना। और यहां से RSH को मैं बाहर निकालूंगा, तो ये RSH इन ब्रैकेट क्या होगा? इन ब्रैकेट 1 प्लस ये बोलो 2 पाई एफ LSH, तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई एफ LSH डिवाइडेड बाई व्हाट? RSH होल स्क्वायर, ये होगा, ये हो गया।
इतना इतना बात क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब ये करना है कि यहां पे ना यदि एल एम बाई आर एम एल एस एच बाई आर एस एच इसको मैं बराबर कर दूं तो एल एम बाई आर एम का जो रेशियो है, एल एम और आर एम का जो रेशियो है, ये देखो इसको मैं इक्वल कर दूं इसके एल एस एच बाई आर एस एच का, एल एस एच बाई आर एस एच का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एल एम बाई आर एम इज इक्वल टू एल एस एच बाई आर एस एच, तो ये भी क्या हो जाएगा एल एम बाई आर एम, ये भी एल एम बाई आर एम, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, देखो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल कर दिया तो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस एंड दिस विल बी क्या कैंसिल आउट, व्हाई, क्योंकि ये वाला जो है इसका जो न्यूमरेटर है एग्जैक्टली इक्वल हो गया इसके डिनोमिनेटर का, तो क्या बचा मेरे पास, तो इस कंडीशन को मैंने यहां पे अप्लाई किया तो मेरे पास क्या बचा ये बताओ, तो मेरे पास यहां पे बचा आई एस एच डिवाइडेड बाई आई एम इज इक्वल टू व्हाट, आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच, यही बचेगा ना, वो तो कट के 1 हो गया, ठीक है, तो आई एस एच डिवाइडेड बाई आई एम इज इक्वल टू आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच, यही बचेगा, समझ में आ गया। तो यही तो मेरा पहले वाला कंडीशन है बेटा, डीसी में भी तो यही कंडीशन आ रहा था, और यही कंडीशन आ रहा था तभी तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो मैंने आखिर उसी कंडीशन को अचीव कर लिया कि नहीं। अब मेरा फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने वही कंडीशन को अचीव कर लिया जो डीसी के कंडीशन में आता था, डीसी में यही आता था, देखो डीसी में एल एम और एल एस एच नहीं होता था, तो क्या मिलता था आपको, यहां वोल्टेज इक्वल टू यहां वोल्टेज, तो आई एम इंटू आर एम आई एस एच इंटू आर एस एच, तो वही है आई एम इंटू आर एम आई एस एच इंटू आर एस एच, तो वही तो कंडीशन में अचीव कर लिया। अब कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या इसमें, फ्रीक्वेंसी का नहीं पड़ रहा है। अब मैंने कौन सा इसको कंडीशन में ले आया, अब मैंने इसको कंडीशन में ले आया इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने इसको बना लिया, समझ में आया, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने इसको बना लिया, द फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी इज एलिमिनेटेड, लिख लो, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, लिखो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, that means error due to frequency is eliminated, frequency independent हमने बना लिया, that means error due to frequency is independent. Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Independent ये हमने यहाँ पे बना लिया, तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए हमने कुछ नहीं किए, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने कुछ नहीं किए, सिर्फ एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और जो इंडक्टर का जो वैल्यू होगा, यहां का जो भी टाइम कांस्टेंट होगा इसके टाइम कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, यहां का जो भी टाइम कांस्टेंट होगा उसी टाइम कांस्टेंट के इक्वल मैंने यहां के टाइम कांस्टेंट को रख दिया, तो दिस टाइम कांस्टेंट दैट मींस मीटर का जो टाइम कांस्टेंट है उसके कॉइल का टाइम कांस्टेंट है, मैंने शंट जो यूज किया उसी के टाइम कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, तो जो मेरा मीटर है वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, अब कोई सा भी फ्रीक्वेंसी के इनपुट दो ना, यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी एसी था ना, एसी के केस में सब चीज था, अब कोई सा भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दो ना, अब क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी एरर तो होगा ही नहीं अब, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना दिया। कैसे करके, इन दोनों के टाइम कांस्टेंट को इक्वल करके, तो आप लिख दो टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर, टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ क्या, मीटर इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट, दैट मींस टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट, टाउ है, टाउ एम इज इक्वल टू टाउ एस एच, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही करना है बेटा आपको,
तो ये था मेरा फ्रीक्वेंसी को कैसे मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं, फ्रीक्वेंसी एरर को मैं कैसे यहां पे एलिमिनेट करूं, ये था मेरा टेक्निक। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये सब था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इसको और बार बार आप रिवीजन कीजिए। तो अभी एक बार और रिपीट कर देता हूं मैंने, है ना, अभी तक क्या पढ़ाया, वो वाला सेक्शन आपका क्लियर है, अच्छे से बताया। ये वाला सेक्शन में आपको भाई मैंने डीसी लिया था, तो भाई वो कंडीशन ये आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे एसी ले रहा था, तो यहाँ पे जब इंडक्टर कनेक्ट नहीं किया था तो फ्रीक्वेंसी एरर आ रहा था। अब उस फ्रीक्वेंसी एरर को मैंने कैसे एलिमिनेट किया, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। लेकिन वो इंडक्टर का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, यहां का मैं रेशियो करता हूं, यहां का रेशियो मतलब LM/RM करता हूं, तो यहां पे भी जो इंडक्टर लूंगा LSH और RSH का रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां का टाइम कांस्टेंट जितना है उतना टाइम कांस्टेंट यहां का रख दो, तब के केस में ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, तब के केस में इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होगा। ये हमने अभी तक पढ़ा इसमें, ठीक है। अब चलो मैं वोल्ट मीटर के रेंज एक्सटेंशन के बारे में बात करूंगा। ये हो गया ना, एमीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड किया जाता है। अब वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड किया जाता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। चलिए अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे डीसी सप्लाई इनपुट है, तो वोल्ट मीटर का रेंज को बिल्कुल वैसे ही एक्सटेंड किया जाएगा जैसे पीएमएमसी का हम लोग कर रहे थे, बट हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं एसी पे, है ना। तो क्या होगा एसी पे हम लोग देखते हैं। लेट सपोज आपके पास वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ना। लेट सपोज ये आपके पास एक सप्लाई है, ये आपके पास एक सप्लाई हो गया, ये बना दिया मैंने। यहां पे आपके पास वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये यहां पे वोल्ट मीटर, ये ठीक, ये मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहां पे बताइए इसका जो रेजिस्टेंस है इसका RM है और इसका इंडक्टेंस है वो LM है, फॉर AC सप्लाई ना, नॉट DC, ठीक। यहां पे मैं AC दे रहा हूं, राइट, यहां पे मैं क्या दे रहा हूं, AC। समझिए आप बात को, ये AC है VS, ठीक है, ये हो गया। अब इसके रेंज को मेरे को एक्सटेंड, ये लोड है, लोड वाला पार्ट है, इधर को बनाने की नीड नहीं है, ये लोड है ना, ये आपका लोड से कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, ठीक, ये हो गया। अब इसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करेंगे इसमें, इसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे आप एक क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके सीरीज में, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी जब आप इसको ऐसा लगाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से वही आने वाली है। मान लो आप RSE की वैल्यू को निकालते हैं, यहां से RSE की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक, ये RSE को, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, RM और M-1, ये किसके लिए मिलता था, DC के लिए। ये किसके लिए मिलता था आपको, DC के लिए मिलता था। बट अभी AC के लिए यही क्या मिलेगा, आप AC के लिए जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो RSE का वैल्यू है ये आपके पास हो गया VM ना, ये आपके पास हो गया VM, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपके पास ये क्या मिलेगा, अभी आपके पास मिलेगा RSE की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगा, बोलो, RSE का जो वैल्यू है वो, अब यहां का टोटल क्या है, पहले RM मिलता था, यहां अब दोनों आ गया, तो यहां पे अब क्या मिलेगा, ZM मिलेगा और M-1, वेयर M क्या है, तो M इज इक्वल टू V/VM, V/VM, और V कितना है, तो V इज द वोल्टेज अक्रॉस, मतलब V मतलब टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज, और VM क्या है, ये है, तो टोटल वोल्टेज और VM का वैल्यू कितना है, ये, इसमें करंट कितना आ रहा है दोनों में, IM, है ना। तो VM को आप क्या लिख सकते हो, IM इंटू ZM। देखो तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन रहा है सब तरफ से, यहां भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन, यहां भी फ्रीक्वेंसी, मतलब पूरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फंक्शन आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी का इस पे इफेक्ट पड़ेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे इनपुट दोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपका इफेक्ट पड़ेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, मान लो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपने शंट सीरीज रेजिस्टेंस को सेट करके रखा है, अब आपने ऐसा इनपुट दिया जिसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से इसका रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेंज है वो अलग होगा। इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी एरर होने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज होगा तो उसके हिसाब से आप इसको सेट करके रखे थे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने तो RSE को फिक्स्ड कर दिया उस रेंज के लिए,
तो अब आपका रेंज यहां से ना अलग अलग होगा, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट ये मीटर फिर रीडिंग शो करने लगेगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी एरर को ना इसमें मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये Vm है, यहाँ पे ये Vm समझो इसको प्लस माइनस, ये जो रेजिस्टेंस है इसी के पैरेलल में ना आप क्या लगा देते हो, एक कैपेसिटर लगा देते हो। इसी के पैरेलल में आप यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हो, ये कैपेसिटर, ये, और इस कैपेसिटर को बोला जाता है CSE, ठीक। पैरेलल में आप कैपेसिटर लगा देते हो, जिससे ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है यहां के रिएक्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, जीरो कर देता है, नेट रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इसको फ्रीक्वेंसी बना देता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना देता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्ट की जाती है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.41% होती है, किसकी, Lm, यहां का जो Lm है डिवाइडेड बाई RSE का स्क्वायर का, RSE के स्क्वायर का। इसका मतलब इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास CSE इंटू RSE इज इक्वल टू 0.41 Lm डिवाइडेड बाई RSE, डिवाइडेड बाई RSE, ये हो गया। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट, यहां का जो टाइम कांस्टेंट है ना वो 0.41% होगा Lm बाई RSE का, है ना। टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस, है ना, ये मल्टीप्लायर, ये जो आप लगाते हो ना टाइम कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लायर, वो इक्वल होना चाहिए कितना का, 0.41 या 41% ऑफ किसकी वैल्यू पे, Lm, जो यहाँ का इंडक्टेंस है डिवाइडेड बाई वहां का जो रेजिस्टेंस RSE, उसके, इन दोनों के रेशियो का 41% होना चाहिए। ऐसा आप बनाते हो, C का वैल्यू को आप इसकी इक्वल रखते हो, तभी ये रिएक्टेंस, यहां का जो रिएक्टेंस है मतलब नेट रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ऐसा आप रखोगे तो XL माइनस XC होगा और नेट रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। व्हेन नेट रिएक्टेंस इज जीरो तो हमारे यहाँ पे RSE इज इक्वल टू RM हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो V है वो इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय Vm, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और इसमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये आपको करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा और ये कैपेसिटर का वैल्यू होगा 0.41 Lm बाई RSE, मतलब CSE का जो वैल्यू होगा 0.41 मतलब 41% ऑफ Lm बाई RSE के स्क्वायर का। जितना Lm होगा और RSE उसकी स्क्वायर का 41% आपका कैपेसिटर की वैल्यू को रखना है। और ये कहां से आया है, तो ये रिलेशन भैया डेरिवेशन से आया है और यहाँ पे कोई जेई वालों को इस डेरिवेशन की नीड ही नहीं है, जेई स्टूडेंट को इसकी डेरिवेशन की नीड नहीं है। तो बस आप ध्यान रखना, आपको वोल्ट मीटर के रेंज का एक्सटेंशन करना है तो आप करिए, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो और कैपेसिटर का वैल्यू कितना रखना है, 41% रखना है Lm बाई किसके, RSE के स्क्वायर का, बस इतना करना है। तो इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं, बस एक पैरेलल में कैपेसिटर लगाना है। क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे R और C मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। अब सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो ये कैपेसिटर को इसके सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा वो आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं एरर के बारे में थोड़ा सा, क्या क्या एरर होता है ना इसमें। तो सबसे पहले एरर यहाँ पे होता है फ्रिक्शनल एरर, इसको रब कर देते हैं हम लोग, किस टाइप के एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं उसको समझते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें एरर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो, एरर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कितने टाइप का एरर होता है बताइए मुझे, एरर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या क्या एरर होता है जल्दी से बता दीजिए। पहला एरर लिखिए इसमें, फ्रिक्शनल एरर, टेम्परेचर एरर, फ्रीक्वेंसी एरर, स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड एरर। एरर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट,
एरर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या क्या एरर मैंने बताया अभी? फर्स्ट फ्रिक्शनल एरर, फ्रिक्शन के कारण एरर जो होता है वो फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। सेकेंड यहां पे होता है टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर। थर्ड यहां पे होता है फ्रीक्वेंसी एरर, जिसको हमने एलिमिनेट कर लिया अभी। एंड फोर्थ होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट एरर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट एरर। ये 4 टाइप का एरर आपका होता है। फ्रीक्वेंसी एरर हमने यहाँ पे मैं भी देख लिया है ना। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर क्या होता है, फ्रिक्शनल एरर क्या होता है भाई बताओ। फर्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर का। फर्स्ट फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। अब फ्रिक्शनल एरर के बारे में बताइए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, ऐसा मैंने बनाया था यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक, ये एक सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड है, ऐसे करके मैंने बनाया था, आपको पता होगा ये। अब ये सोलेनॉइड में मैं इसमें रोटेट करा रहा था, क्या को, यहाँ पे रोटेट करा रहा था मैं एक आयरन के पीस को, ये आयरन के पीस को, ठीक। तो इसके कारण यहाँ पे होने वाली एरर को, इसके कारण जो यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर आ रहा था इस आयरन पीस के कारण, उस एरर को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर, उस एरर को मैं क्या बोलूंगा फ्रिक्शन। तो उसके कारण कुछ भी एरर आ सकता है। यदि यहाँ पे आयरन का पीस है, आयरन के पीस को मैं रोटेट कराऊंगा यहाँ पे, तो आयरन का जो पीस है वो क्या होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो पे डिपेंड करे, मतलब टॉर्क टू वेट रेशियो को अफेक्ट करेगा। मतलब ये हमारे पास क्या होता है, टॉर्क, और ये होता है वेट, ये होता है टॉर्क और ये होता है वेट, ठीक है। ये देखो, अब मान लो यहाँ पे आयरन का पीस है, आयरन के पीस का यदि वेट ज्यादा है ना, वेट ज्यादा है, तो ओवरऑल जो रेशियो होगा टॉर्क टू वेट रेशियो वो कम होगा, है ना। जबकि अब टॉर्क टू वेट रेशियो मान लो कम होगा तो एरर ज्यादा होगा, एरर ज्यादा होगा इसका मतलब एक्यूरेसी कम होगा, सेंसिटिविटी कम होगा, एक्यूरेसी कम होगा, सेंसिटिविटी कम होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसा चीज हम लोग रखते हैं जिसका वेट कम से कम हो, फ्रिक्शनल एरर जो है वो कम से कम हो। समझ में आ रहा है? तो टू reduce frictional error for the same developed torque to weight of the system should be less than torque, that is torque to weight ratio क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो, वेट को जितना ना कम रखना है उतना अपना फ्रिक्शनल एरर कम होगा। समझ में आ गया भाई? ये इसका वेट को ज्यादा रखेंगे हम लोग, तो वेट ज्यादा रखेंगे तो ओवरऑल टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा और आपका एरर बढ़ेगा। बट ना हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे इसका मूविंग कॉइल का, मूविंग आयरन के कंपैरिजन में, तो वहां पे कॉइल जो है वो रोटेट करता है, यहाँ पे आयरन का पीस ओनली रोटेट करता है, तो मूविंग कॉइल का जो वेट होता है वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू इसके। इसका मतलब उसका जो टॉर्क टू वेट रेशियो है, टॉर्क टू वेट रेशियो उसका कम होगा, इसका मतलब उसमें एरर ज्यादा आएगा, फ्रैक्शनल एरर, और यहाँ पे एरर कम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रैक्शनल एरर जो होता है, मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल और एक तरफ मूविंग आयरन है, तो जो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर वो मूविंग कॉइल में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉइल को हम लोग रोटेट कराते हैं, तो कॉइल ज्यादा आपका, मतलब कॉइल को आप रोटेट करा रहे हो ना, तो कॉइल जो है वो ज्यादा वेट रहेगा एज कंपैरिजन टू क्या, आयरन, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो, इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा, और टॉर्क टू वेट रेशियो कम है इसका मतलब मूविंग कॉइल में एरर जो है वो ज्यादा होगा और इसमें एरर जो है कम होगा। एक कंपैरिजन करते हैं, तो मूविंग आयरन में फ्रिक्शनल एरर कम होता है, मूविंग कॉइल में फ्रिक्शनल एरर ज्यादा होगा। सिंपल सी रीजन है, यहाँ पे हम लोग आयरन पीस को, छोटे से पीस को रोटेट कराते हैं, छोटे से पीस को, वहां पे एक बहुत बड़ा कॉइल को रोटेट कराया जाता है, तो वहां पे टॉर्क टू वेट रेशियो कम होता है। बट इस केस में टॉर्क टू रेशियो हाई होता है, टॉर्क टू रेशियो हाई होता है एज कंपेरिजन टू मूविंग कॉइल, इसका मतलब इसमें एरर कम होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगा और सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव एज कंपेरिजन टू क्या, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल
इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये हो गया फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेट को आप रोटेट कराओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, दैट्स इट, ओके। दूसरा हम लोग देखते हैं टेम्परेचर एरर। अब इसमें भी हम लोग एज अ कंट्रोलिंग टॉक हम लोग स्प्रिंग प्रोवाइड किए हैं। तो स्प्रिंग जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। स्प्रिंग जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के स्प्रिंग पे इफेक्ट पड़ता है, वो एक्सपांड करने लगता है ड्यू टू टेम्परेचर। तो वो अपना स्प्रिंग में जब एक्सपांड होता है ड्यू टू टेम्परेचर, उसका लेंथ बढ़ता है तो प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो जिसके कारण जो एरर आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अब कंट्रोलिंग टॉर्क प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थोड़ा और उसका टेम्परेचर होने के कारण वो और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रॉन्ग मेजरमेंट करेगा, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो रॉन्ग देगा, उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा जिस टाइम पे करना था। तो जो रीडिंग आएगा वो रॉन्ग रीडिंग आएगा, ठीक है। इस कारण उसमें स्प्रिंग जहां जहां यूज होगा वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, और जहां जहां ग्रेविटी कंट्रोल यूज होगा वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहां पे स्प्रिंग आपको यूज किया वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट दिखेगा। इसका मतलब कोई भी, मान लो आपके पास ए मीटर है ना, ए मीटर में इसको कम करने के लिए, इस टेम्परेचर इफेक्ट को कम करने के लिए, मान लो आपके पास ए मीटर है, ठीक है, ये ए मीटर है, ये ए मीटर, और यहां पे आप क्या यूज करते हैं, शंट, ठीक है, ये शंट। तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यहाँ पे इसके सीरीज में, शंट रेजिस्टेंस के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है ऐसा, ठीक है, दिस इज लोड, ठीक। तो ये हो गया हमारा शंट रेजिस्टेंस, और इसको बोला जाता है स्वैम्प रेजिस्टेंस, स्वैम्प रेजिस्टेंस, ठीक है, स्वैम्प रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिसके कारण ना ये आपका टेम्परेचर इफेक्ट है वो कम पड़ जाता है। और ये स्वैम्प रेजिस्टेंस ना एसी के लिए मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन के लिए, और डीसी के लिए बना होता है कॉन्स्टेंटन का। और ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जिसपे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही 0.0004 होता है, अप्रोक्सीमेटली 0। इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, मतलब एकदम 0 नहीं होता बट बहुत ही कम होता है, मतलब इसमें टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। तो स्वैम्प रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं इस टेम्परेचर इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर का जब पड़ेगा इफेक्ट स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो प्रॉपर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, दैट मींस मीटर रॉन्ग रीडिंग वहां पे मेजरमेंट करेगा। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर एरर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरर अभी हमने देखा जब हम लोग वहां पे जब मल्टीप्लाई, हम लोग वहां पे ए मीटर एज अ वोल्ट मीटर हमने यूज किया, तो ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द मीटर, है ना, वहां पे फ्रीक्वेंसी एरर आ रहा था, तो हमने इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाया वहां पे, और इंडक्टर या कैपेसिटर लगा के पैरेलल में। तो ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया, फ्रीक्वेंसी एरर, है ना। इफ सेम इनपुट इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो मीटर में जो एरर आएगा दैट्स एरर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर को कम करने के लिए यदि आपके पास ए मीटर है, टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एरर, तो ए मीटर में हम लोग क्या करते हैं, एक शंट लगाते हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट को सेम रखते हैं। और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, हम लोग एक कैपेसिटर लगाते हैं, उस कैपेसिटर को सीरीज रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया जाता है, जिसकी वैल्यू होता है C इज इक्वल टू 41% ऑफ LM डिवाइडेड बाई RSC का स्क्वायर, राइट, 41%, याद रखना। ये हो गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी एरर। उसके बाद होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर इफेक्ट। अब ये क्या होता है, आपकी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही वीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड वो जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, बी का वैल्यू। बट इस इंस्ट्रूमेंट में ना जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, बहुत ही डाउन होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से ज्यादा होता है, अभी मैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर आपको पढ़ाऊंगा, उससे हालांकि ज्यादा है, फिर भी ना आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से कंपैरिजन करेंगे तो उससे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। अब वीक है इसका मतलब जब इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं लेके जाते हैं ना, जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ जाता है। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जब इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन फेज हो जाएगा तो जो एरर है वो बहुत ज्यादा एरर क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एरर क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्रिएट करेगा एरर। उस एरर को बोला जाता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर का मतलब ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जब आपके इंस्ट्रूमेंट पे पड़ जाए
और वो इन फेज रहे, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मीटर का है उसी के फेज में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इन फेज हो, तो ये एरर जो है बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं मीटर को। कहने का मतलब मेरे पास एक मीटर के लिए क्या है, मीटर के लिए एक ऐसा करके मैग्नेटिक शील्डिंग में एक मटेरियल का बना हुआ एक शील्डिंग यूज करूंगा, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े, और इसके अंदर में पूरा मीटर को मैं मूविंग आयरन मीटर को इसके अंदर में रखूंगा। अब मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां से आया तो इससे रिफ्लेक्ट हो करके वापस चला जाएगा, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्किंग चल रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको एक मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। स्टे मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है जब किसी इंस्ट्रूमेंट में, उसको बोला जाता है स्टे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसको शील्डिंग, राइट। तो ये एक मैग्नेटिक शील्डिंग है, उसके अंदर में मीटर को रख दिया जाता है, जिससे कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो यहां से क्या हो जाएगा, इनकमिंग, और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा टकरा के। समझ में आ गया। तो इसको बोला जाता है स्टे मैग्नेटिक फील्ड। हम उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब जब यहाँ का जो मान लो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा करके, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जब इफेक्ट पड़ेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका स्टे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, है ना। अब इसको कोई शील्डिंग के अंदर रख देंगे तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे। अब जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन फेज है, तो यहाँ पे एरर जो है वो मैक्सिमम होगा, और पैरेलल रहेगा तो एरर जो है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर में एरर मिनिमम और उसके इन फेज में आपका एरर मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो ये रहा पूरा इसका एरर के बारे में एनालिसिस। तो यहां से आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बाकी है, तो मैं पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन इसका कराऊंगा अगले एक लेक्चर में, ठीक है। तो अच्छे से आप देखिए, सारा पॉइंट को नोट कीजिए, और यहाँ पे आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, सारा पॉइंट को कलेक्ट कीजिए, यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में चलिए इतना ही करते हैं। फेसबुक में आप लोग वहां पे सब्सक्राइब करना या फिर ज्वाइन करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।